Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we are starting with the new example in part number 12, example number 17. So let's start the example. Example number 17, page number 86. Man and Mohan are partners sharing profit and loss in the proportion of 1:1. अब यहाँ पे आपको क्लियरली बता दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1 का रेशियो है. व्हाट डज इट मीन? आपको इक्वल प्रपोर्शन में पूरा प्रॉफिट और लॉस इनको देना पड़ेगा. तो ये तो आपको पता चल गया. फिर आपको दिया हुआ है क्या? ट्रायल बैलेंस दिया है और उसके नीचे दिए हैं एडजस्टमेंट. तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे एडजस्टमेंट से. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 पे आ जाओ. सबसे पहला एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू 80,000 रुपीज़ है, पर उसकी मार्केट वैल्यू अगर देखने जाओ तो 10% ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की नोट्स बना देंगे. नंबर 1 यहाँ पे लिखा क्लोजिंग स्टॉक. नोट्स में देखो, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू इज 80,000 रुपीज. तो मैंने यहां पे लिख दिया 80,000. मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू इज 80,000 से 10% ज्यादा. दैट मीन्स 10% हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 88,000. तो यहां पे मैंने लिख दिया 88,000. ओके. अब इन दोनों में से हमको कौन सा वाला लेना है? विच एवर इज लोअर. तो इन दोनों में से कम कौन सा है? 80,000. तो हमारा स्टॉक क्या आएगा? 80,000 रुपीज. अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करो तो मार्केट वैल्यू या तो फिर एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम होगी वो वैल्यू आपको कंसिडर करनी है. यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिल गई? क्लोजिंग स्टॉक की हमको वैल्यू मिल गई 80,000 रुपीज़. अब क्लोजिंग स्टॉक की 2 एंट्री आती है. कौन कौन सी जगह पे? तो सबसे पहले उनकी एंट्री आएगी, एक तो आएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैं लिख रहा हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया क्या? नोट नंबर 1. वैल्यू हमने अभी कितनी फाइंड आउट करी? 80,000 रुपीज. तो मैंने यहां पे लिख दिया 80,000. सेकेंड आपका आएगा असेट्स कॉलम में. असेट्स कॉलम में कहां पे आएगा? करंट असेट्स में आपकी ये चीज आएगी. ओके. तो करंट असेट्स में ये वैल्यू दिखा दो. यहां पे क्या लिखेंगे? करंट असेट्स. वैल्यू में आएगा क्लोजिंग स्टॉक. नोट नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे भी मैं लिख देता हूं नोट नंबर 1 रुपीज 80,000. कैसे आए आपको पता चल गया है. आगे देखते हैं. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग. अब हमको क्या करना है? जो हमारी असेट्स है, मशीनरी और बिल्डिंग, दोनों पे हमको डेप्रिसिएशन काउंट करना है. बहुत इजी एग्जांपल है. चलो देखते हैं. मशीनरी और बिल्डिंग. तो मशीनरी ढूंढो, आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी. तो मशीनरी की वैल्यू यहां पे है, और उसी के नीचे एक और दिया है परचेज ऑफ ऑफिस मशीनरी. तो ये भी मैंने टिक कर दिया. और उसी के नीचे क्या है? बिल्डिंग. तो हमको 2 चीज लेनी पड़ेगी. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मशीनरी पे. तो यहां पे मैंने लिखा मशीन. मशीन के वैल्यू कितनी दी है? 1,50,000 रुपीज. 1,50,000 प्लस दे हैव परचेज न्यू मशीनरी ऑन 1/4/16. मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उन लोगों ने क्या किया? एक नई मशीनरी परचेज की. तो ऐड कर दूंगा न्यू मशीन. क्या होगा? न्यू मशीन. कितने रुपए की है? 40,000 रुपीज की. 40,000 का ऐड किया. आंसर कितना आया? 1,90,000. अब आपको डेप्रिसिएशन कितना काउंट करना है? 10%. तो उसमें से हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% माइनस कर देंगे. तो 19,000 के 1,90,000 के 10% कितने होते हैं? 19,000. माइनस करके वैल्यू निकालो. माइनस इक्वल टू दबा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आउटर कॉलम का 1,70,000
1000। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी दूसरा कहाँ पे लिखेंगे? वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर। हम क्या करेंगे, दोनों का एक साथ डेप्रीशिएशन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2,50,000। तो इसी के नीचे मैंने लिख दिया क्या? बिल्डिंग की वैल्यू 2,50,000। उस पर भी आपको क्या करना है? डेप्रीशिएशन काउंट करना है एट द रेट 10%। कितना होगा? 25,000। आउटर कॉलम में उसका क्या आंसर आएगा? 2,50,000 माइनस 25,000। आउटर कॉलम में आया 2,25,000 रुपीज। अब दोनों डेप्रीशिएशन हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो डेप्रीशिएशन यहां पे लिखेंगे 2 डेप्रीशिएशन, इसमें दो आएंगे। फर्स्ट वन दैट इज मशीनरी एंड सेकेंड वन दैट इज बिल्डिंग। मशीनरी के कितने हैं हमारे? 19,000 रुपीज और बिल्डिंग के कितने हैं? 25,000। इन दोनों का को टोटल करो, 25,000 प्लस 19,000। आंसर कितना आया आउटर कॉलम में? 44,000। तो ये मैंने लिख दिया 44,000 रुपीज। सो दैट इज अबाउट एंट्री नंबर 2। अब हमें क्या करना है? हमको देखना है एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। डेटर ऑफ ₹10,000 वर बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब आपके पास जो भी डेटर्स थे उसमें से 10,000 रुपए के जो डेटर्स हैं उनको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अब आगे क्या दिया हुआ है? 50% अमाउंट will be received as per the instruction of his receiver। मतलब आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? 50% अमाउंट वैल्यू मिलेगी, पर यहां क्या लिखा है? will be received। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट इट इन फ्यूचर। आपको ये प्राइस कब मिलेगी? फ्यूचर में मिलेगी। अभी आपको मिली हुई नहीं है। अगर आपको अभी नहीं मिली है तो अभी इसकी एंट्री भी नहीं आएगी। पर आपको ये तो पता चल गया कि 50% वैल्यू मिलने वाली है, तो 50% जो बाकी रहा वो क्या हुआ आपका? वो आपकी हो गई बैड डेट्स। क्लियर? ओके, चलो एक तो आपको बैड डेट यहाँ पे मिल गई, और आगे क्या दिया है? प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। तो आपको 5% बैड डेट रिजर्व भी डालना है। तो यहीं पे लिख देते हैं। कहाँ पे आएगा? असेट साइड पे बैलेंस शीट में लिखो सबसे पहले डेटर्स। ओके, तो डेटर्स की वैल्यू निकालो। डेटर्स की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी आपको? ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में उसका जो भी बैलेंस होगा उसे कहा जाएगा डेटर्स। तो ट्रायल बैलेंस में ढूंढो। आपको डेटर्स कहीं पे दिख रहा है? चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ओके, तो कस्टमर दैट मीन्स अवर डेटर्स। तो डेटर्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस में डेटर्स की वैल्यू कितने दी है? 25,000 रुपीज। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 25,000 रुपीज इनर कॉलम में लिख देंगे। ओके, चलो, तो यहां पे मैंने लिख दिए 25,000 रुपीज। ये एक एंट्री है, उसके साथ को रिलेटेड एंट्री नंबर 5 है। तो हम क्या करेंगे? इसको अभी बाकी रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हमको क्या करना है? जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट पे करना है जो आपका आउटस्टैंडिंग है। तो देखो यहां पे ओवरड्राफ्ट कहाँ पे दिया होगा? या तो आपको क्लियरली लिखा हुआ होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट, या तो फिर आपको बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो ये रहा बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस ही होता है कंपल्सरीली। तो ये वाला कौन सा हुआ? क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट दैट मीन्स इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या? करंट लायबिलिटीज। उसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की आपको वैल्यू कितनी मिली है? 3,000 रुपीज। तो यहां पे लिख दो 3,000। अब आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? प्लस यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट एट हाउ मच? 10%। तो 3,000 के 10% निकालो, कितने आएंगे? 300 रुपीज। तो यहां पे लिख दो 300। आउटर कॉलम में आपको कितनी वैल्यू मिलेगी? 3,300 रुपीज। ओके, चलो, इंटरेस्ट की वैल्यू आपको पता चल गई। तो अब इंटरेस्ट आप कहां पे लिखोगे? दिस इज आवर एक्सपेंडिचर,
So all the expenditure are going to be written on which side? On the debit side of प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक. यहां पे मैंने लिख दिया ओडी, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट. कितनी वैल्यू आएगी? 300 रुपीज. क्लियर? चलो ये आपको पता चल गया. अब आगे देखो नंबर 5 नंबर में हमारी 3 नंबर की एंट्री बाकी है, उसके पहले हम 5 नंबर लेंगे. गुड्स ऑफ ₹2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. हमने क्या किया है? जो सेल्स रिटर्न बुक है उसमें गुड्स ऑफ ₹2000 वी हैवंट रिकॉर्डेड. हमने सेल्स रिटर्न बुक में 2000 रुपए के गुड्स की एंट्री करना बाकी रह गया है. तो बहुत सिंपल है, अगर एंट्री करना बाकी है तो एंट्री कर दो, कोई चिंता नहीं है. तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सबसे पहले सेल्स की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज एंड सेल्स. तो परचेज का कौन सा बैलेंस होता है आपको पता है? डेबिट बैलेंस. और सेल्स का कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस जो सेल्स का है वो हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले बाय सेल्स. ओके, सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी क्रेडिट बैलेंस की? 1,20,000. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,20,000. उसके अंदर अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है वो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 2,000 रुपीज. तो आंसर क्या आएगा? 1,22,000. ये वैल्यू मैंने इनर कॉलम में डाली क्योंकि यहां पे सेल्स रिटर्न भी है. चलो, अब ये आपको पता चल गया अनरिकॉर्डेड. तो अनरिकॉर्डेड अगर होता है तो या तो ये कैश में होगा या तो क्रेडिट में. अगर कैश में हुआ होता तो कैश की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ गई होती, पर ऐसा हुआ नहीं. तो सिंपल है, यहाँ पे डेटर्स में इफेक्ट आएगी प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स. वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000 रुपीज. अल्टीमेटली आपको कितना मिलेंगे? 27,000. ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ. 5 होने के बाद आपको क्या देखना है? नेक्स्ट आपको देखना है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई. ये अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं है, ये अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न जो होगा वो माइनस होगा, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस निकलेगी. तो यहाँ पे आएंगे 1,18,000 रुपीज. और यहाँ पे अनरिकॉर्डेड सेल्स वैसे ही क्या होगा? माइनस होगा. तो आंसर आएगा 23,000. ओके, चलो, तो ये माइनस कर दिया, 23,000 हमको मिल गया. और यहाँ पे कितने मिल गए? 1,18,000. उसके बाद क्या करना है? आपको देना है डेटर्स पे जो कैलकुलेशन बाकी था वो. आपको पता है 50% वैल्यू आपको मिलनी नहीं वाली है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट्स. ओके, अब बैड डेट्स में कितनी वैल्यू लिखेंगे? एक्चुअली 10,000 का आदमी है वही इंस्टॉलमेंट हुआ है, तो 10,000 के 50% है, दैट मीन 5,000 रुपीज. तो ये आपकी 5,000 बैड डेट आ गई. 5,000 निकालने के बाद आप माइनस करो 23,000 माइनस 5,000, कितने मिले? 18,000. 18,000 मैंने यहाँ पे लिख दिए. क्लियर? चलो, 18,000 में आपको क्या करना है? 5% बैड डेट रिजर्व देना है, BDR@5%. तो 18,000 के 5% करो, 900 रुपीज. ओके, तो यहां पे ओके 900 मिल गए. यही आप गलती करते हो. अगर आप 900 यहाँ पे लिख दोगे तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी बैड डेट रिजर्व नहीं है. तो बैड डेट रिजर्व क्या होगी? तो देखो, तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि एक्चुअली हमको 10,000 का तो एक पार्टनर हमारा पूरा चला गया है जो हमें पैसे नहीं देने वाला. उसके 5,000 तो हमने माइनस कर दिए, ओके, 18,000 में से. पर जो वो 5,000 देने वाला ही नहीं है तो उसे भी तो माइनस करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली आपको डेटर्स की वैल्यू कितनी मिली? 13,000 रुपीज. और उसके 5% करो तो क्या आया? बैड डेट रिजर्व 650 रुपीज. अब 18,000 में से 650 माइनस करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 17,350 रुपीज. ये आपका आउटर कॉलम में आएगा. अगर आपको इस चीज में भी अभी तक पता नहीं चला तो हम इसका फिर से सॉल्यूशन कर देते हैं. यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको बैड डेट रिजर्व का कैलकुलेशन. ओके, लिखते हैं बैड डेट रिजर्व. ओके, सबसे पहले डेटर्स कितने रुपए के थे? तो सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू थी 25,000 रुपीज. उसमें से हमने माइनस क्या किया?
अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न जो हमारा था, जो हमें कम करना था, वो हमने माइनस किया। आउटर कॉलम में आपको वैल्यू कितनी मिली? 23,000। उसमें से आपको क्या पता चला कि एक जो आदमी है वो इंसॉल्वेंट हुआ है, सो द इंसॉल्वेंट पार्टनर विल नॉट पे एनी काइंड ऑफ अमाउंट। तो उसके 5,000 माइनस करने हैं, प्लस 5,000 वो पे करेगा, वो हमने बैड डेट कंसीडर कर दी है। ओके, तो अल्टीमेटली 10,000 कम हो गए, वैल्यू कितनी आई? 13,000 रुपीज। क्लियर? तो आपको डेटर्स पे जो 13,000 बचे उसके ऊपर ही BDR @5% कैलकुलेट करना है। तो 13,000 के 5% आप निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 650 रुपीज। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कैलकुलेशन आपको याद हो जाना चाहिए। तो थोड़ा लॉजिक भी इसको इस एग्जाम्पल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 12th पार्ट है तो आपको इतना लॉजिक तो पता चल गया होगा। चलो, तो अब बैड डेट और बैड डेट रिजर्व की एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे। तो उसमें पूरा स्टेटमेंट लिखो, पर स्टेटमेंट जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं सीधा कर दूंगा बैड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, और उसमें क्या करेंगे? बैड डेट रिजर्व ऑफ द एडजस्टमेंट। ये दोनों जो है वैल्यू मैं उसका टोटल करके आउटर कॉलम में ले आता हूं। फर्स्ट है 5,000, सेकेंड का है 650। आंसर क्या आया? 5650। ओके, तो ये एक कैलकुलेशन हमारा हो गया जो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट खत्म किए। अब एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं? हम सीधा चले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और जो जो एंट्री बाकी है उसकी सिंगल इफेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स से। एज यू नो दिस वन, यहाँ पे हमको करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। दैट मीन्स इट्स अ फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड है तो हमें कैपिटल जो है वो कहाँ पे लिखनी है? बैलेंस शीट में, कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल में नेम ऑफ द पार्टी, दैट इज फर्स्ट वन दैट इज मन, एंड सेकेंड इज मोहन। तो मन का देखो कितना है? 2,80,000। पार्टनर 2 दैट मीन्स मोहन का है 2,20,000। इनका टोटल करो तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपीज। मैंने 5 लाख रुपीज आउटर कॉलम में लिख दिए सीधे। चलो, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या है? ड्राइंग्स। तो आपको पता है पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग कहाँ पे आता है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे मैंने लिखा 2 ड्राइंग्स, और यहाँ पे लिखेंगे मन के कितने हैं? 3,000 रुपीज। मोहन के कितने हैं? 4,500। दोनों की एंट्री मैंने यहाँ पे डाल दी। चलो आगे देखो, आगे दिया है परचेज एंड सेल्स। तो हमने सेल्स की एंट्री तो ऑलरेडी कर दी है, पर अब हम करेंगे परचेज की एंट्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओपनिंग बैलेंस का अकाउंट छोड़ के यहाँ पे लिखा मैंने 2 परचेज। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न है। नेक्स्ट वन दैट इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किसके रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पे इसकी एंट्री आएगी। डेबिट साइड पे लिखो 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कितने आएंगे? 7,000 रुपीज। यहाँ पे लिख दो क्लियर 7,000। आगे कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी यहाँ पे आएगा 2 कैरेज आउटवर्ड, मतलब आपने किसी को गुड सेल किया है उसके ऊपर जो ड्यूटी पे करते हो वो आपको पे करनी पड़ेगी 850 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 850। नेक्स्ट वन दैट इज मशीन, परचेज ऑफ न्यू मशीन एंड बिल्डिंग। ये तीनों हो गए। आगे है ऑफिस सैलरी। सैलरी भी यहाँ पे आएगी 2 ऑफिस सैलरी। कितनी वैल्यू है ऑफिस सैलरी की? 15,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दी है 15,000। नेक्स्ट वन दैट इज कस्टमर्स। ओके, कस्टमर्स 25,000। वी हैव ऑलरेडी मेंशन दैट ओवर हियर एज अ डेटर्स। अब दूसरा क्या आया? सप्लायर। सप्लायर दैट मीन्स योर क्रेडिटर्स। यहां पे लिख दो सप्लायर्स। कितनी वैल्यू आएगी? आउटर कॉलम में देखो 35,000। मैंने सीधा लिख दिया 35,000। नेक्स्ट वन दैट इज गुड्स रिटर्न। तो आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दिया हुआ होगा। चलो, डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा वो होगा आपका सेल्स रिटर्न। ओके, तो यहां पे माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न।
सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है, डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स 16,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने माइनस किया 16,000, आउटर कॉलम में आया 1,02,000। चलो परचेज में भी वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस बाय रुपीज 14,000। तो इसमें से 80,000 में से 14,000 माइनस करो, 80,000 माइनस 14,000, आंसर आया 66,000। मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 66,000। ओके, गुड्स रिटर्न हो गया। फिर है वेट चार्जेस। ओके, अब वेट चार्जेस है वो किसके रिलेटेड है, वो एक्सपेंस रिलेटेड है ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहां पे लिखेंगे डेबिट साइड पे टू वेट चार्जेस। ओके, CHG, दैट मीन्स चार्जेस। कितने रुपए हैं, 450 रुपीज। मैंने यहां पे लिख दिया 450। नेक्स्ट वन दैट इज लोन ऑफ मन। अब क्या किया है, मन की लोन हमने ली है, तो लोन होगी तो कहां पे आएगी, करंट लायबिलिटीज में आएगी बाय रुपीज 10,000। यहां पे लिख दो लोन ऑफ मन, दैट मीन्स इट्स अ पार्टनर्स लोन। तो अगर पार्टनर की लोन है तो उसके ऊपर सेम वे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। चलो देखते हैं उसका क्या आएगा, 10,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 इन दी आउटर कॉलम। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एज मन इज अ पार्टनर, आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो 6% के हिसाब से जो भी होगा लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 600 रुपीज। पर जैसे आप एग्जाम्पल में आगे जाते हो तो वहां पे एक चीज दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपीज। दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी पेड 400 रुपीज। तो अब बाकी कितने रहे 600 में से, सिर्फ 200 रुपए। तो यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहले लिखेंगे 400 रुपीज विच वॉज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने आएंगे, 200 रुपए। आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आई जाएगी, 600 रुपीज की वैल्यू आउटर कॉलम में आ जाएगी। अब यहां पे कौन सा लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आएगा, सिर्फ 200 रुपीज आएगा, क्योंकि 400 हमने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। आगे कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, कई बुक में कैरेज इनवर्ड है, कई बुक में इसकी जगह पे चेंज करके क्या दिया हुआ है, कस्टम ड्यूटी भी दिया हुआ है। तो कोई कंफ्यूजन मत करना, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। कैरेज इनवर्ड एंड कस्टम ड्यूटी बोथ द एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। और एक्सपेंसेस है तो कौन सी साइड पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहां पे लिख देते हैं टू कैरेज इनवर्ड। कितनी वैल्यू आएगी, 1300 रुपए, 1300। ओके, चलो 1300 रुपीज यहां पे आ गए। फिर दिया है गुड्स स्टॉक 1416 का 42,000। तो ये स्टॉक जो है आपके पास वो कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू आएगी, 42,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 42,000। Next one that is wages and outstanding wages. Wages as you know it's a expenditure related to trading account. यहाँ पे मैंने लिख दिया टू wages। वैल्यू कितनी आएगी, डेबिट साइड जो होगी वो उसकी वैल्यू होगी 750 रुपीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया 750 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो क्या हुआ, दैट विल बिकम योर लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो कहाँ पे आएगी, करंट लायबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने रुपए लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस के रुपए देखो 750 यहाँ पे थे और ये है 2,600 रुपीज। तो मैंने लिख दिया 2,600। नेक्स्ट वन दैट इज कमीशन पेड इन एडवांस। वी हैव पेड कमीशन दैट इज इन एडवांस, दैट मीन्स इट्स अवर असेट्स। असेट्स कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट में करंट असेट्स के कॉलम में एडवांस कमीशन। चलो एडवांस कमीशन में कितने आएंगे, 350 रुपीज। 350 लिख दिए। चलो बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी ऑलरेडी हमने एंट्री यहाँ पे कर दी है। अब आया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट दैट इज अवर करंट असेट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है 20,700 रुपीज. ओके, नेक्स्ट वन that is interest on loan. We have already done the entry over there. Next one, that is interest investment in 8% government security. So investment कहाँ पे आएगा, assets में. Investment in 8% government securities. कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 30,000. अब ये एग्जाम्पल मतलब ये हुआ 8% दिया है, दैट मीन्स इट बिकम्स योर हिडन एडजस्टमेंट. इसे बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट. अब हिडन एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हुआ है. दैट मीन्स 30,000 पे आपको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा ही, दैट इज फॉर श्योर. तो 30,000 के 8% निकालो, कितने आएंगे 2,400 रुपीज. अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करो और उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, सो दैट इज योर इनकम. तो इनकम आपकी कहां पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कैसे लिखेंगे, 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100. तो आपको मिलेंगे कितने रुपए 2,400 रुपीज. एज यू डिडंट गेट एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट टिल नाउ, आपको इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला, तो इसे क्या लिख देंगे, दिस इज योर करंट असेट्स आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय ₹2,400. क्योंकि ये आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, सो ये आपकी कौन सी साइड पे आएगी, यहीं पे आ जाएगी. तो आपको इतना पता चल गया बच्चों. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे जो भी चीजें बाकी है उसका बैलेंस स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे. तो ये तो हो गया. अब दिया है हमको करंट अकाउंट का बैलेंस. तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो सबसे इजी है, कुछ करना नहीं है. अगर किसी का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में डाल दो, किसी का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट में डाल दो. चलो यहां पे स्टार्ट करते हैं. पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, मन उसका कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट. तो डेबिट साइड पे लिखेंगे कितने 8,000 रुपीज. यहां पे कर देंगे डैश. सेकेंड है मोहन. मोहन का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है 12,000. तो क्रेडिट साइड पे क्या लिख देंगे 12,000 रुपीज और यहां पे कर देंगे डैश. तो हमारी सारी एंट्री यहां पे खत्म हुई. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सीधा टोटल. तो यहाँ पे टोटल करना स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट साइड पे टोटल करो 1,02,000 प्लस 80,000. आंसर क्या आया 1,82,000. डेबिट साइड पे लिखो 1,82,000. उसमें से माइनस करते हैं 22,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750. आंसर क्या आया 71,500. ये जो 71,500 है वो आपका क्या होगा, दिस विल बिकम योर ग्रॉस प्रॉफिट. मैंने यहां पे लिख दिया 2 ग्रॉस प्रॉफिट. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कहां पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. यहां पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. वैल्यू कितनी लिखेंगे 71,500. अब 71,500 में 2,400 ऐड करो और यहां पे देखो तो यहां पे भी वैल्यू ज्यादा दी हुई है. तो हम क्या करेंगे, इस साइड का टोटल पहले करके देखते हैं. 44,000 प्लस 300 प्लस 5,650 प्लस 7,000 प्लस 850 प्लस 15,000 प्लस 600. टोटल कितना हुआ 73,000 के आसपास हो रहा है. फिर से एक बार टोटल करने का ट्राई करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी फॉरगॉट टू टेक द ट्रेडिंग एक्सपेंस. अगर ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो वो कहाँ पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूँ टू ट्रेडिंग एक्सपेंस. पार्डन फॉर दिस, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी में थोड़ा एग्जाम्पल में गलती हो जाती है. पर जैसे ही आप टोटल करते हो आपको पीछे आंसर दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा. 44,000 प्लस 300 प्लस 5,650 प्लस 7,000 प्लस 850 प्लस 15,000
प्लस 600 प्लस 1300। आंसर कितना आया? 74,700। यहाँ पे मैं टोटल में लिख देता हूँ आंसर 74,700। वही का वही आंसर यहाँ पे लिखेंगे 74,700, उसमें से माइनस करेंगे 71,500 माइनस 2400। आंसर क्या आया? 800 रुपीज़। 800 जो आपका वैल्यू बचता है, अगर यहाँ पे होगा तो क्या कंसिडर किया जाएगा? नेट प्रॉफिट। पर ये इस साइड पे नहीं है, क्रेडिट साइड पे है, तो इसे क्या कंसिडर किया जाएगा? बाय नेट लॉस। अब जो भी आपका नेट लॉस है वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे लिखो टू नेट लॉस। कितना आएगा? 800 रुपीज। अब इसमें और कोई एंट्री नहीं है, सीधा टोटल करेंगे 800 रुपीज, यहां पे डालेंगे 800 रुपीज, यहां पे करेंगे हम डिवीजन ऑफ देयर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो इसे क्या कहा जाएगा? बाय डिविजिबल। पर इसमें प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉस। इन द विच रेशियो? 1:1 रेशियो। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर मन एंड मोहन। तो 800 है, इसमें से दो पार्टनर से सिंपल 400 ईच आएंगे, तो दोनों का लॉस कितना हुआ? 400। आउटर कॉलम में आ जाएंगे आपके 800। अब ये जो बैलेंस है वो कौन सा है? ये बैलेंस है आपका क्रेडिट, यहां पे जाएगा, हो जाएगा डेबिट। डेबिट साइड पे लिखो टू डिविजिबल लॉस बाय ₹400 एंड बाय ₹400। चलो, इतना सारा आपने काम कर दिया। अब आगे का काम क्या है? इस साइड का टोटल करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मंथ्स प्रोपोर्शन। मन का देखो 8,000 प्लस 3,000 प्लस 400, कितना आया टोटल? 11,400। एक साइड का मुझे मिल गया 11,400, यहीं पे सेम आएगा 11,400। अब इस साइड पे है कुछ नहीं है, तो सेम ये बैलेंस क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट टर्म। ओके, अब सेम वे जैसे इसका बैलेंस क्रेडिट आया, तो अब मुझे क्या करना है पड़ेगा? बैलेंस शीट में इसको ले जाना पड़ेगा असेट साइड पे। तो असेट साइड पे इसका बैलेंस क्या आ जाएगा? 11,400 रुपीज। यहां पे ये रही जगह करंट अकाउंट। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसका बैलेंस है मन का कितना रुपया? 11,400 रुपीज। ओके, चलो अब इसका टोटल करो, तो इस साइड का ज्यादा है 12,000 रुपीज, उसमें से माइनस करो 4,500 माइनस 400, सॉरी 400, आंसर आया 7,100 रुपीज। ओके, तो ये आपके जो 7,100 रुपीज होंगे, तो इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज योर बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। चलो, ये बैलेंस है कौन सा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? करंट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं करंट अकाउंट, और इसका बैलेंस जो है मोहन का, वो कितना हुआ अपना? 7,100 रुपीज। क्लियर? अब हमको करना है इसका फाइनल टोटल और देखेंगे कि हमारा जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा। स्टार्ट करेंगे 5 लाख प्लस 3,300 प्लस 35,000 प्लस 10,000 प्लस 200 रुपीज प्लस 2,600 प्लस 7,100, 55,8200, 5,58,200। क्रेडिट साइड का टोटल करके चेक करते हैं 1,71,000, और दी असेट साइड का, असेट साइड का होगा प्लस 2,25,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस 17,350 प्लस 350 प्लस 20,700 प्लस 2,400 प्लस 11,400,
आंसर आया 558200। बोथ द साइड द टोटल विल मैच। अगर दोनों साइड का आपका टोटल मैच हो गया, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। So that's all for today. Thank you so much. Please like, share and subscribe to the channel Commerce by Pratik Majmudar. आपका सेकेंड टर्म जो गवर्नमेंट की साइड से एग्ज़ाम लेने वाली है उसका सिलेबस आ गया है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 है, और अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 है। अब थर्ड चैप्टर जो हमारा, सॉरी थर्ड तो ऑलरेडी हो गया है, जो ये सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसके अंदर सिर्फ हमारा कितना बाकी है प्रपोर्शन, ये वीडियो के बाद सिर्फ 2 और वीडियो नए आएंगे। 2 वीडियो आने पर ये पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो आफ्टर एंड ऑफ दिस वी विल स्टार्ट विद द 4th यूनिट। अब 4th यूनिट जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा विद इन अ वीक वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे इस चीज़ का रिविज़न। तो अगर आपको कोई ऐसा इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में जो नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। उसके ऊपर मैं ट्राई करूँगा वीडियो लाने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।